30 साल बाद अपमान से सम्मान तक का सफर। अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। गर्मी की तपिश दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की खिड़कियों को झुलसा रही थी। भारत के दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश अनन्या शर्मा का चैम्बर उस तपिश से बेअसर एक ठंडी खामोशी में डूबा हुआ था। उनकी मेज पर फाइलों का अंबार लगा था जो उनके हाथों के स्पर्श का इंतजार कर रही थीं। ताज़ी बनी कॉफी की महक, कानून की भारी भरकम किताबों की गंध में घुलकर पूरे कमरे में भर गई थी। अनन्या उसी सावधानी से फाइलें पलट रही थीं जैसी सावधानी वे अदालत में हथौड़ा पटकते समय बरतती थीं। हर एक वाक्य जो किसी इंसान की जिंदगी का फैसला कर सकता था, उसे वे अपने अस्तित्व की तरह कीमती और भारी मानती थीं। तभी उनके सहायक ने धीरे से दरवाजा खोला और डाक का एक बंडल उन्हें थमाया। ज्यादातर कानूनी नोटिस या सरकारी दस्तावेज थे। यूं ही पन्ने पलटते हुए अनन्या के हाथ एक हल्के गुलाबी रंग के लिफाफे पर आकर ठहर गए। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल 27वें बैच की रियूनियन पार्टी में आपका स्वागत है। 30 साल, एक ऐसी संख्या जिसे वे भूल चुकी थीं, आज उनके दिल पर एक भारी बोझ की तरह आ बैठी। लिफाफा खोलते हुए उनकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। अंदर एक शानदार डिजाइन वाले निमंत्रण पत्र के साथ रियूनियन कमेटी के सदस्यों के नाम लिखे थे और उन नामों के बीच आखिरकार उन्होंने उस नाम को ढूंढ ही लिया, मीरा खन्ना। एक ऐसा नाम जिसे वे चाहकर भी नहीं भुला सकती थीं। वह नाम जिसने उनकी किशोरावस्था को गहरे जख्मों से रंग दिया था। एक पल में 30 साल पुराना मंजर अनन्या की आंखों के सामने एक पैनोरमा की तरह घूम गया। टपकती छत वाली एक कमरे की छोटी सी खोली, शराबी और हिंसक पिता की गालियां और बीमार मां की धीमी धीमी खांसी की आवाज। भयानक गरीबी किसी जंजीर की तरह नन्ही अनन्या के पूरे वजूद से लिपटी हुई थी। हर सुबह जब वह अपने घिसे हुए फटे जूतों के तस्मे बांधती तो उसे लगता जैसे वह पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठा रही है। स्कूल एक दूसरा जंग का मैदान था। खासकर मीरा खन्ना और उसके समूह के लिए अनन्या सबसे आसान शिकार थी। अरे अनन्या, तूने कल वाले ही कपड़े फिर पहन लिए। वैसे सही भी है, कपड़े धोने का वक्त भी तो नहीं मिलता होगा। पता है, तुझसे एक अजीब सी बू आती है, गरीबी की बू। उनके ताने और नफरत किसी तेज धार वाले चाकू की तरह अनन्या के आत्म सम्मान के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। जिस दिन वह स्कूल की फीस न दे पाने की वजह से दोपहर का खाना नहीं खा पाती, मीरा जान बूझकर अपना शानदार टिफिन दिखाते हुए ठहाके लगाती। ऐसे में अनन्या बाथरूम में भागकर नल के पानी से अपना पेट भरती और आंसू पी जाती। वह खुद से सैकड़ों बार कहती कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दुनिया उसके साथ ऐसा बर्ताव करती जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। मैडम, क्या कोई परेशानी है? अचानक पास आए कोर्ट क्लर्क की आवाज ने अनन्या को हकीकत में वापस ला दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहकर एक फीकी सी मुस्कान दी और निमंत्रण पत्र को दराज में बहुत अंदर धकेल दिया। लेकिन एक बार जाग चुका अतीत का साया इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उस रात अनन्या अपने चैम्बर से निकलकर गाड़ी से यमुना किनारे की ओर चल पड़ी। शहर की जगमगाती रोशनियों को नदी के पानी पर बिखरते हुए देखकर वे 30 साल पुरानी खुद को याद करने लगीं। वह दौर जब सिर्फ उनकी जिद ही उनका एकमात्र हथियार थी। मैं जरूर सफल होंगी और इस घिनौनी गरीबी से निकलूंगी और फिर उन सब लोगों को नीची नजर से देखूंगी जिन्होंने मुझे कुचला है। बस इसी एक कसम के सहारे वे आज तक टिकी हुई थीं और आखिरकार वे भारत की एक सम्मानित जज के पद पर पहुंच गईं। एक ऐसी इंसान जो कानून के नाम पर न्याय करती है, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो फिर क्यों एक मामूली से रियूनियन के निमंत्रण पत्र ने उन्हें इतना हिलाकर रख दिया? वे अब अतीत की अनन्या नहीं थीं, लेकिन दराज में बंद वह गुलाबी लिफाफा किसी पैंडोरा के बक्से की तरह उन दर्दनाक यादों को बाहर खींच रहा था जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से दबाकर रखा था। दक्षिण दिल्ली के एक आलीशान अपार्टमेंट की विशाल खिड़की से शहर का नजारा किसी गहने की तरह चमक रहा था। उनके पति विक्रम सिंह, जो एक नामी वकील थे, काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, इसीलिए घर में कुछ ज्यादा ही शांति थी। अनन्या रेशम के नाइट गाउन में बिस्तर पर लेटी थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। बिस्तर के पास रखी मेज पर पड़ा रियूनियन का निमंत्रण अंधेरे में भी उनकी नजरों को खींच रहा था।
आंखें बंद करते ही वे यादें और भी ताजा हो गईं जिन्हें वे भुलाना चाहती थीं। स्कूल का आखिरी दिन था, जहां सब नए भविष्य को लेकर उत्साहित थे। हंस बोल रहे थे, वहीं अनन्या क्लास के एक कोने में अकेली खिड़की से बाहर देख रही थीं। न कोई छोटी बहन थी जिसे वह अपनी पुरानी यूनिफॉर्म दे सके, न कोई दोस्त जिसके साथ तस्वीर खिंचवा सके। तभी मीरा और उसका झुंड पास आया। अनन्या, कॉलेज जाने का सोच रही है क्या? वैसे मेरे नंबरों से तो मुझे कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, पर तेरे पास फीस के पैसे हैं भी? मीरा की आवाज शहद में लिपटे जहर जैसी थी। अनन्या ने जवाब देने के बजाय अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चिंता मत कर, तुम जैसों के लिए तो सरकार सब इंतजाम करती है। हमारे माता पिता जैसे टैक्स देने वालों की वजह से ही तुम पढ़ पाती हो। शुक्रगुजार होना सीखो। शुक्रगुजार, यह शब्द अनन्या के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ गया। उनकी हंसी के बीच अनन्या ने बड़ी मुश्किल से अपनी मार्कशीट को फाड़ फेंकने की इच्छा को दबाया। उस दिन के बाद से हाई स्कूल का समय उनकी जिंदगी का एक ऐसा दाग बन गया जिसे वे हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थीं। वे बिस्तर से उठीं और अपनी स्टडी में चली गईं। दीवार पर सजी कानून की किताबें उनके द्वारा तय किए गए सफर की गवाही दे रही थीं। न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी के दिनों में वे दिन में सिर्फ 4 घंटे सोती थीं। एक छोटी सीलन भरी कोठरी में कप नूडल्स खाकर गुजारा करते हुए भी उन्होंने एक बार भी हार मानने का नहीं सोचा, बल्कि वे हार मान ही नहीं सकती थीं, क्योंकि उनके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके लिए सफलता एक विकल्प नहीं, बल्कि जिंदा रहने की शर्त थी। अनन्या ने बुकशेल्फ के एक कोने से सहेज कर रखी एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह उनके जज के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह के दिन की थी, जिसमें उन्होंने अपनी स्वर्गीय मां की एकमात्र निशानी, एक पुरानी सोने की अंगूठी पहन रखी थी। तस्वीर में युवा अनन्या की आंखों में जिद के साथ साथ दुनिया का डर भी साफ दिख रहा था। वह नजरें जैसे आज की अनन्या से पूछ रही थीं, क्या तुम सच में मजबूत बन गई हो? क्या अब तुम उन तानों के सामने हिम्मत से खड़ी हो सकती हो? रियूनियन में जाना 30 साल बाद अपने अतीत से आमने सामने टकराने जैसा था। एक सफल जज अनन्या शर्मा के रूप में उनके सामने खड़े होने की इच्छा जोर मार रही थी, लेकिन साथ ही एक बार फिर उनकी नफरत भरी नजरों का निशाना बनने का डर उनके कदमों को रोक रहा था। क्या वे लोग बदल गए होंगे, या वे अब भी महंगे कपड़ों और शानदार पृष्ठभूमि से लोगों को आंकते होंगे? अनन्या ने एक गहरी सांस ली। शायद यह उनसे बदला लेने का नहीं, बल्कि खुद को परखने का एक इम्तिहान था। यह देखने की जरूरत थी कि क्या वे अतीत के जख्मों से पूरी तरह उबर चुकी हैं। क्या उन्होंने असली मायनों में हिम्मत हासिल कर ली है? उन्होंने फैसला किया, मैं जाऊंगी, जाकर देखूंगी कि 30 साल के इस समय ने मुझे क्या दिया है और उन्हें क्या दिया है। सप्ताहांत की सुबह अनन्या कनॉट प्लेस के एक शांत ब्रंच कैफे में अपनी कॉलेज की दोस्त और सबसे करीबी सहेली प्रिया वर्मा से मिली। प्रिया, जो खुद एक वकील थीं, अनन्या की एकमात्र ऐसी दोस्त थीं जो उनके अतीत और दर्द के बारे में सब जानती थीं। तो तूने रियूनियन में जाने का फैसला कर ही लिया? प्रिया ने अपनी कॉफी का झाग हटाते हुए पूछा। अनन्या ने चुपचाप सिर हिला दिया। डर नहीं लग रहा? तुझे फिर से चोट पहुंच सकती है। वो मीरा नाम की लड़की, वो वैसी ही होगी। प्रिया की चिंता भरी बातों पर अनन्या कड़वाहट से मुस्कुराई। डर लग रहा है? कल रात भी मैं सो नहीं पाई, पर अजीब सा लग रहा है, जैसे जाना ही होगा, जैसे कोई बहुत पुराना होमवर्क पूरा करना हो। अनन्या ने पिछले कुछ दिनों की अपनी सारी उलझनें प्रिया को बता दी। कैसे एक तरफ अपनी सफलता दिखाने का बचकाना मन है, तो दूसरी तरफ फिर से जख्मी होने का डर, और इन सब भावनाओं के नीचे अपने अतीत की उस मासूम लड़की को गले लगाकर उसे तसल्ली देने की एक गहरी इच्छा है। सारी बातें सुनने के बाद प्रिया कुछ देर सोचती रहीं। फिर उन्होंने अनन्या का हाथ गर्मजोशी से पकड़ लिया। अनन्या, यह बदला नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर का आखिरी टुकड़ा है। तुम पहले से ही बहुत मजबूत और शानदार इंसान हो, लेकिन तुम्हारे दिल में आज भी वो 18 साल की जख्मी लड़की रो रही है। उसका हाथ पकड़कर यह कहने वाला कि कोई बात नहीं, देखो हमने कितना कुछ हासिल कर लिया, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। प्रिया ने आगे कहा, वहां जाकर अपना विजिटिंग कार्ड बांटने की जरूरत नहीं है। बस तुम जैसी हो वैसी ही रहना। तुम्हारे शांत लेकिन दृढ़ आत्मविश्वास को देखकर उन्हें खुद ही संदेश मिल जाएगा।
तुम्हें अपनी जिंदगी से यह साबित करना है कि न तो गरीबी शर्म की बात है और न ही अमीरी कोई बहुत बड़ा तमगा। दोस्त की सच्ची सलाह से अनन्या के मन पर छाया कोहरा धीरे धीरे छोंटने लगा। हाँ, यह कोई लड़ाई नहीं है, यह खुद को साबित करने की एक प्रक्रिया है। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। शुक्रिया प्रिया, तुम्हारी बातें सुनकर हिम्मत आ गई, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन एक शर्त है, रियूनियन के बाद सबसे पहला फोन मुझे करोगी और एक बात बताओगी। मैं तो पॉपकॉर्न लेकर इंतजार करूंगी। दोनों सहेलियां हंस पड़ीं। अनन्या के भारी मन में एक गर्मजोशी फैल गई। वे अब अकेली नहीं थीं। एक दोस्त उनके साथ थी जो अनन्या के भारी मन में एक गर्मजोशी फैल गई। उनके दर्द को समझती थी और उनकी हिम्मत का साथ दे रही थी। इतना ही काफी था। जैसे आधी जंग तो उन्होंने पहले ही जीत ली हो। जैसे जैसे रियूनियन की तारीख नजदीक आई, अनन्या का मन फिर से बेचैन होने लगा। कौन से कपड़े पहनकर जाऊं? बहुत ज्यादा शानदार कपड़े पहने तो लोग मतलबी समझेंगे और बहुत साधारण पहने तो शायद अब भी नजरअंदाज की जाऊंगी। कुछ दिनों तक इसी बचकानी उलझन में रहने के बाद उन्हें प्रिया की बात याद आई। शांत लेकिन दृढ़ आत्मविश्वास। सप्ताहांत की दोपहर, अनन्या एक बड़े मॉल की ओर चल पड़ी। आमतौर पर वे अपने पहनावे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थीं। जज के काले कोट के नीचे कुछ सादे और औपचारिक सूट ही काफी होते थे। लेकिन आज बात कुछ और थी। यह सिर्फ कपड़ों की खरीदारी नहीं थी। यह 30 साल बाद अपने अतीत का सामना करने जा रही खुद के लिए एक कवच चुनने की रस्म थी। बड़े बड़े विदेशी ब्रांड्स के शोरूम से गुजरते हुए वे एक भारतीय डिजाइनर के स्टोर में गईं, जहां सादगी और नफासत का संगम था। उनकी नजर गहरे नीले रंग की एक रेशमी साड़ी और उसी रंग के ब्लाउज पर पड़ी। वह दिखावटी नहीं थी, फिर भी उसका शानदार कपड़ा और चीजी सिलाई उसे बेहद खास बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह साड़ी बिना कुछ कहे पहनने वाले के अंदर की मजबूती और गरिमा को दर्शा रही हो। साड़ी पहनकर जब वे आईने के सामने खड़ी हुईं, तो उन्हें अपना ही एक नया और संतोषजनक रूप दिखा। अब वहां गरीबी से सहमी, कंधे झुकाए खड़ी लड़की नहीं थी। उसकी जगह एक बुद्धिमान और शालीन महिला खड़ी थी, जिसने अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत से बनाया था। उन्होंने साड़ी के साथ एक छोटा सा डायमंड का नेकलेस और झुमके भी चुने। वे उनकी मां की सोने की अंगूठी की तरह ही उन्हें हिम्मत देने वाले तावीज जैसे थे। स्टोर की सेल्स गर्ल ने अनन्या की पसंद की तारीफ करते हुए कहा, मैम, ये आप पर बहुत झोंच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह बना ही आपके लिए हो। आप बहुत ग्रेसफुल लग रही हैं। अनन्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपना कार्ड दिया। कुछ लाख रुपए की खरीदारी अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वे इस साड़ी की कीमत पर नहीं, बल्कि इसके प्रतीकात्मक अर्थ पर ध्यान दे रही थीं। यह दौलत का दिखावा नहीं था, यह खुद के प्रति सम्मान का इजहार था। अतीत की उस जख्मी लड़की के लिए और आज की खुद के लिए एक तोहफा। घर लौटकर अनन्या ने रियूनियन में पहनने वाली साड़ी को अलमारी में सलीके से टांग दिया। उसे देखने भर से ही मन को एक अजीब सी शांति और मजबूती मिल रही थी। अब कवच तैयार था, बस जंग के मैदान में उतरने की हिम्मत चाहिए थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए एक गहरी सांस ली। 30 साल के लंबे वक्त में वे काफी मजबूत हो चुकी थीं। अब कोई भी तीर उनके दिल को नहीं भेद सकता था। रियूनियन के दिन दिल्ली के एक आलीशान होटल के बैंक्वेट हॉल के बाहर अनन्या तय समय से थोड़ा पहले पहुंच गईं और गाड़ी में बैठकर खुद को शांत करने लगीं। उनका दिल सामान्य से थोड़ा तेज धड़क रहा था। यह कोर्टरूम में जाने वाले तनाव से अलग तरह का तनाव था। कोई बात नहीं अनन्या, तुम अब 18 साल की नहीं हो। खुद को यह याद दिलाकर वे गाड़ी से उतरीं और होटल की लॉबी में चली गईं। बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल 27वें बैच की रियूनियन का एक शानदार बैनर लगा था। रिसेप्शन से अपना नेम टैग लेकर अनन्या कुछ पल झिझकीं, फिर अंदर चली गईं। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे वे 30 साल का समय लांघ कर वापस अपने स्कूल के क्लासरूम में आ गई हों। चारों तरफ का शोर, यहां वहां से फूटते ऊंची आवाज वाले ठहाके और एक दूसरे को तौलती हुई अजीब सी नजरें, सब कुछ अपरिचित होते हुए भी अजीब तरह से जाना पहचाना था। अरे तुम अनन्या हो ना? अनन्या शर्मा, किसी ने उन्हें पहचानकर टोका। यह एक धुंधला सा चेहरा था जिससे स्कूल में कभी कभार बात हुई थी। हाँ तुम ही हो। वाह, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो।
बहुत सुंदर हो गई हो। आजकल क्या कर रही हो? सवाल खत्म होने से पहले ही दूसरी सहेलियां भी आकर वैसे ही सवाल दागने लगीं। शादी हुई, बच्चे हैं, कहाँ रहती हो? अनन्या ने एक असहज मुस्कान के साथ संक्षिप्त में जवाब दिए। वे अपने जज होने की बात पहले नहीं बताना चाहती थीं। उन्होंने टालते हुए कहा, बस एक साधारण कंपनी में काम करती हूं। इतना सुनते ही उनकी दिलचस्पी तुरंत कहीं और चली गई। बैंक्वेट हॉल पहले से ही अनदेखे पदानुक्रम और समूहों में बांटा हुआ था। जो दोस्त साउथ दिल्ली में रहते थे, जिनके पति डॉक्टर या वकील थे, जिनके बच्चे नामी कॉलेजों में पढ़ते थे, वे ही बातचीत के केंद्र में थे। उनकी बातों में सिर्फ दौलत, सामाजिक रुतबा और बच्चों की तारीफें भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह 30 साल पहले की उसी होड़ का अगला पड़ाव हो, जहां यह मुकाबला होता था कि किसने ज्यादा सुंदर कपड़े पहने हैं या कौन ज्यादा अच्छे घर में रहता है। अनन्या किसी भी समूह में शामिल हुए बिना शैंपेन का गिलास हाथ में लिए अकेली खड़ी उस नज़ारे को देखती रहीं। वही जाना पहचाना अकेलापन धीरे धीरे फिर से उन्हें घेरने लगा। एक मेज पर बैठकर अनन्या ने चारों ओर देखा। चेहरे भले ही बदल गए थे, लेकिन आवाज, अंदाज और हंसी में 30 साल पुरानी लड़कियों की झलक साफ दिख रही थी। किसी के चेहरे पर समय की मार ने जिंदगी की थकान लिख दी थी, तो किसी ने महंगे ट्रीटमेंट्स के सहारे वक्त को थाम रखा था। अरे वो देखो, वो संगीता है ना, स्कूल में पढ़ाई में कितनी कमजोर थी, पर शादी अच्छी जगह हो गई तो अब मैडम बनकर घूम रही है। उधर देखो राहुल की माँ को, बेटा एम्स में चला गया तो कंधों पर जैसे पर लग गए हैं। यहां वहां से आती कानाफूसी हवा में कांटों की तरह तैर रही थी। 30 साल बीत गए, लेकिन दूसरों की जिंदगी को अपनी तराजू पर तौलने और मनमाने ढंग से फैसले सुनाने की आदत जरा भी नहीं बदली थी। अनन्या को शिद्दत से महसूस हुआ कि यह जगह उनके लिए नहीं है। शायद उन्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह पछतावा मन में उठने लगा। तभी किसी ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो स्कूल की मॉनिटर नेहा थी। वह अनन्या की तरह आकर्षक तो नहीं थी, पर उसके चेहरे पर एक सादगी और सुकून था। अनन्या, तुम ही हो ना? आने के लिए शुक्रिया। सच कहूं तो मैं खुद बहुत सोच रही थी कि आऊं या नहीं। नेहा सच में खुश लग रही थी। तुम्हें याद है जब मैंने लिटरेचर क्लास में अपनी कविता सुनाई थी तो सब सो रहे थे, पर सिर्फ तुम ही थी जिसने बाद में मुझे एक चिट्ठी लिख कर दी थी। यह एक भूली बिसरी याद थी। नेहा की बात सुनकर अनन्या के दिल में एक छोटी सी गर्मजोशी फैल गई। सबने उनसे नफरत या उनका मजाक नहीं उड़ाया था। कुछ छोटी छोटी आवाजें भी थीं जिन्होंने उनकी कीमत को पहचाना था। हाँ, याद है, उस दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ने कुछ देर स्कूल की छोटी मोटी यादें ताज़ा कीं। नेहा एक सामान्य गृहिणी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अपने जीवन से संतुष्टि की शांति थी। नेहा से हुई छोटी सी बातचीत अनन्या के लिए एक मरहम जैसी थी, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खुला और एक ऐसी शख्सियत ने कदम रखा जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। जोरदार शोर के साथ मीरा खन्ना ने प्रवेश पत्र तय किया। सिर से पांव तक नए फैशन के महंगे ब्रांड्स में लिपटी हुई वह किसी फैशन शो की मॉडल की तरह इतराते हुए अंदर आई। उसके आस पास स्कूल के दिनों की उसकी सहेलियां मधुमक्खियों की तरह जमा हो गईं। मीरा, तू तो जरा भी नहीं बदली, अब भी उतनी ही खूबसूरत है। अरे यह बैग तो नया कलेक्शन है। मीरा, तू ही है जो यह सब कर सकती है। मीरा ने बड़ी अदा से हाथ हिलाया जैसे वह कोई रानी हो। उसकी आवाज पहले की तरह ही तीखी और रौबदार थी। अनन्या अनजाने में ही सहम गईं। 30 साल बीत गए, लेकिन मीरा का व्यक्तित्व अब भी डराने वाला था। मीरा ने मेजों पर नजर दौड़ाते हुए एक एक सहेली का चेहरा देखा। फिर उसकी नजर कोने की एक मेज पर बैठी अनन्या पर पड़ी। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई, जैसे किसी शिकारी ने अपना शिकार देख लिया हो। वह बिना झिझके अनन्या की ओर बढ़ चली। खट खट खट। उसकी ऊंची एडी के जूतों की आवाज अनन्या के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। वे बचना चाहती थीं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। भागने की कोई जगह नहीं थी। अरे वाह, देखो तो यह कौन है? अनन्या शर्मा, तुम ही हो ना? मीरा ने बड़े नाटकीय ढंग से हैरान होने का नाटक करते हुए अनन्या के सामने खड़ी हो गई। उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक अनन्या को तौल रही थीं, जैसे किसी चीज की कीमत लगा रही हो। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। किस्मत चमक गई तेरी, इंसानों जैसी तो लग रही हो। इंसानों जैसी, इस शब्द ने अनन्या के दिल को ठंडा कर दिया। वही पुरानी नफरत से भरी आवाज। आस पास की कुछ सहेलियों की दबी हुई हौंसी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही हौंसी
जो 30 साल पहले स्कूल के गलियारों में गूंजती थी। अनन्या ने जवाब देने के बजाय मीरा को चुपचाप देखा। भड़कीले मेकअप के नीचे भी आंखों के किनारे की झुर्रियां और लालची नजरें साफ दिख रही थीं। इस औरत ने 30 साल में कुछ नहीं सीखा। शुक्रिया, मैं इसे तारीफ समझूंगी। तुम भी वैसी ही हो। अनन्या ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे महसूस कर सकती थीं कि उनकी आवाज हल्की सी कांप रही है। अनन्या का शांत रवैया मीरा को पसंद नहीं आया। उसने खुले तौर पर मुंह बनाया। वैसी ही मतलब? क्या मैं तुम्हारे जैसी हूं? मैंने अच्छी शादी की है और साउथ दिल्ली में शान से रहती हूं। तुम क्या करती हो? अब भी उसी एक कमरे की खोली में सड़ रही हो क्या? एक कमरे की खोली। उस शब्द ने एक बार फिर अनन्या के सीने को छलनी कर दिया। भूले हुए अतीत को जबरदस्ती कुरेदकर जख्म देने की मीरा की क्रूरता से उन्हें घिन आ रही थी, लेकिन अनन्या ने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। इस वक्त गुस्सा करना उसके जाल में फांसने जैसा था। नहीं, अब मैं एक अच्छे घर में रहती हूं। तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया। अनन्या के शांत जवाब से मीरा और भी ज्यादा आक्रामक हो गई, जैसे अनन्या ने उसके सामने हार मान ली हो। उसने एक कुर्सी खींची और डेमोन्स्ट्रेटिवना अनन्या के बगल में बैठ गई। यह एक अशुभ संकेत था जो बता रहा था कि असली हमला अब शुरू होगा। खाना शुरू हुआ और रियूनियन का माहौल गर्म हो गया, लेकिन जिस मेज पर अनन्या बैठी थीं, वहां की हवा बर्फीली थी। मीरा ने जैसे ठान लिया था कि वह बातचीत के हर विषय को अपनी दौलत और पति की तारीफों पर ले आएगी। मेरे पति का प्रमोशन हुआ है, अब वो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए हैं। इतने व्यस्त रहते हैं कि पूछो मत। आज भी एक बड़े केस की वजह से देर से आएंगे। समझो, देश को चलाने वाले बड़े बड़े लोग मेरे पति के हाथ में हैं। वह वाइन का गिलास घुमाते हुए इतरा रही थी। आस पास बैठी सहेलियां वाह क्या बात है, सच में बहुत बड़ी बात है जैसी बातें कर रही थीं। मीरा इस प्रतिक्रिया का मजा ले रही थी और बीच बीच में तिरछी नजर से अनन्या को देख रही थी। अनन्या, तुमने बताया नहीं तुम क्या काम करती हो। मुझे लगता है तुमने जवाब नहीं दिया। क्या कोई ऐसा काम है जिसे बताने में शर्म आती है? एक बार फिर तीर अनन्या की ओर मुड़ गया। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। अनन्या ने कांटा नीचे रखा और सीधे मीरा की आंखों में देखा। बस एक छोटी सी कंपनी में काम करती हूं। ओ अच्छा, वैसे तुम जैसी मेहनती लड़कियां कहीं न कहीं गुजारा कर ही लेती हैं। सुनो, जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आए या कोई कानूनी पचड़ा हो तो मुझे फोन करना। मैं अपने पति से कहकर सब ठीक करवा दूंगी। एक प्रोसिक्यूटर पति वाली दोस्त होना कितनी बड़ी बात है कि नहीं लड़कियों? मीरा ने खुलेआम अनन्या का अपमान करते हुए बाकी सहेलियों से सहमति मांगी। उसके लिए अनन्या अब भी एक गरीब और कमजोर लड़की थी, जो सिर्फ उसकी श्रेष्ठता को साबित करने का एक जरिया थी। उसने अनन्या की चुप्पी को उसकी हार समझ लिया और भी ज्यादा इतराने लगी, यहां तक कि वह अनन्या के पहनावे पर भी टिप्पणी करने लगी। अनन्या, वैसे यह साड़ी कौन से ब्रांड की है? डिजाइनर तो नहीं लग रही। कोशिश तो अच्छी की है सजने की, पर कुछ अजीब लग रहा है। जब तक कोई ब्रांडेड चीज न पहनो तब तक वो बात नहीं आती। कहो तो अगली बार शॉपिंग पर तुम्हें साथ ले चलूं? तरस आता है तुम पर। सच में। अपमानजनक शब्द लगातार बरस रहे थे। अनन्या ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। गुस्सा सिर चढ़ रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही थी। उसे उस औरत पर तरस आ रहा था जिसे अपना वजूद साबित करने के लिए दूसरों को इतना नीचा दिखाना पड़ रहा था। इस चमकीले खोल के अंदर कितना खोखला और असुरक्षित मन होगा। जब मीरा के ताने अपनी हद पार कर गए तो अनन्या ने और चुप न रहने का फैसला किया। यह सिर्फ उनके अपने लिए नहीं, बल्कि मीरा के लिए और इस नज़ारे पर चुपचाप सहमति दे रही बाकी सहेलियों के लिए भी जरूरी था। अनन्या ने धीरे से नैपकिन से मुंह पोंछा और अपनी कमर सीधी की। फिर एक धीमी लेकिन दमदार आवाज में उन्होंने बोलना शुरू किया। मीरा, उनकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं थी। अनन्या के अचानक पलटवार से शोरगुल वाली मेज पर सन्नाटा छा गया। तुम सही कह रही हो। मैं स्कूल के दिनों में बहुत गरीब थी। हर रोज एक ही कपड़े पहनती थी और कभी कभी नल का पानी पीकर पेट भरती थी। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक था और मैं मर जाना चाहती थी। अनन्या ने शांति से अपने अतीत को स्वीकार किया। मीरा इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से कुछ पल के लिए हैरान हुई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अब क्या बेचारी बनकर दिखा रही हो? सहानुभूति चाहिए? नहीं, अनन्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मेरी बात पूरी सुनो। गरीबी मुश्किल और दर्दनाक थी,
लेकिन वह मेरी गलती नहीं थी। मैंने उन हालातों को नहीं चुना था। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अमीर घर में पैदा होने के लिए कोई मेहनत नहीं की थी। वह तो बस हमारी शुरुआत अलग अलग थी। अनन्या की आवाज और भी मजबूत हो गई। हॉल की सारी नजरें उन दोनों एक पर टिकी थीं। असली महत्व इस बात का है कि हमने उस शुरुआती बिंदु से कैसी जिंदगी जी और कैसे इंसान बने। तुम 30 साल पहले भी और आज भी अपनी चीजों से दूसरों को आंकती हो और उनका अपमान करती हो, लेकिन मैंने ऐसी जिंदगी नहीं जी। मैंने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए और मेरे जैसे लोगों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत मेहनत की है। अनन्या की आंखों में बिना किसी झिझक के मीरा को देख रही थी। उस नजर के सामने मीरा के महंगे ब्रांड्स और उसका घमंड सब फीके और दयनीय लग रहे थे। तुम्हारे पास जो है वह बहुत अच्छा है, लेकिन वह तुम्हें किसी का मजाक उड़ाने या अपमान करने का हक नहीं देता। असली ताकत धन या पद से नहीं आती, बल्कि किसी भी परिस्थिति में मानवीय गरिमा को बनाए रखने और दूसरों का सम्मान करने से आती है। अनन्या की बात खत्म होते ही मेज पर एक भारी खामोशी छा गई। किसी की भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। अनन्या के शब्द सिर्फ मीरा के लिए नहीं थे, बल्कि वहां मौजूद हर किसी के दिल में तीर की तरह चुभे थे। उस सन्नाटे को मीरा की तीखी हंसी ने तोड़ा। वह कुछ पलों के सदमे से बाहर निकलकर अनन्या की बातों को नजरअंदाज करने और माहौल को पहले जैसा बनाने की कोशिश करने लगी। हाँ, अनन्या, तुम अब भी उतनी ही बोरिंग और रूखी हो जैसे किसी प्रिंसिपल का लेक्चर सुन रही हूं। इतनी ही महान हो तो कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती। एक छोटी सी कंपनी में काम करती हो और बातें ऐसे कर रही हो जैसे कोई बहुत बड़ी दार्शनिक हो। मीरा ने अनन्या की बातों को एक हारे हुए इंसान की कुंठा बताकर फिर से अपनी बढ़त बनाने की कोशिश की। उसने नाटकीय अंदाज में बाकी सहेलियों से कहा, सुनो लड़कियों, यह गरीब थी पर बड़ी शान से जीती थी। हमें इसके लिए तालियां बजानी चाहिए, नहीं? लेकिन इस बार किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सहेलियां अनन्या की बातों से जैसे अंदर तक हिल गई थीं। वे असहज होकर नजरें चुराने लगीं। माहौल को ठंडा पड़ता देख मीरा और भी बेचैन हो गई। छोड़ो ये सब बोरिंग बातें। अरे, मेरे पति का मैसेज आया है, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम सब तैयार हो जाओ भारत के टॉप प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए। एक ऐसा इंसान जिससे तुम लोग पूरी जिंदगी में एक बार बात भी नहीं कर पाओगी। वह डेज़स्पेरेमेंट विषय बदलकर अपने पति के वजूद को ढाल बनाकर अपना रुतबा फिर से कायम करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि यही उसकी जीत का एकमात्र रास्ता हो। अनन्या चुपचाप मीरा की इस हालत को देखती रहीं। उसकी यह आखिरी छटपटाहट उन्हें दयनीय लग रही थी। जब मीठा परोसा जा रहा था, तभी हॉल का दरवाजा एक बार फिर खुला। एक सलीके से कपड़े पहने हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रवेश किया। तीखी नजरें और मजबूत कद काठी। एक नजर में ही लग रहा था कि वे कोई आम इंसान नहीं है। मीरा अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई और खुशी से चिल्लाई, डार्लिंग, यहां। सभी सहेलियों की नजरें उस व्यक्ति पर टिक गईं। वह वही थे जिनका मीरा कब से बखान कर रही थी, सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी की ओर देखकर हल्का सा सिर हिलाया और फिर पत्नी की सहेलियों को शिष्टाचारवश नमस्कार किया। फिर उन्होंने सहजता से मेज पर नजर दौड़ाई। जैसे ही उनकी नजर मेज के कोने में चुपचाप बैठी अनन्या पर पड़ी, उनका चेहरा एक पल में सख्त हो गया। विक्रम सिंह के चेहरे पर जो भाव आया वह सिर्फ हैरानी से कहीं ज्यादा था। वह सम्मान और घबराहट का एक मिला जुला भाव था। वे अपनी पत्नी मीरा को अनदेखा करते हुए बिना किसी झिझक के सीधे अनन्या की ओर बढ़े और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने हॉल में मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। भारत के जिंगिंग प्रोसिक्यूटर के शिखर पर बैठे सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्रम सिंह अनन्या के सामने 90 डिग्री के कोण पर झुक गए। वरिष्ठ न्यायाधीश अनन्या शर्मा मैडम, नमस्कार। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप यहां मिलेंगी। उनकी आवाज में बिना किसी हिचकिचाहट के दिल से निकला हुआ सम्मान भरा था। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी पत्नी की बैचमेट हैं। आपको पहचान न पाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। विक्रम सिंह तब तक झुके रहे जब तक अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उनका यह अत्यधिक विनम्र और सम्मानजनक रवैया साफ बता रहा था कि वे सामने वाले व्यक्ति को कितना ऊंचा और सम्मानित मानते हैं। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया।
एक सांस की भी आवाज नहीं आ रही थी। कुछ देर पहले का सारा शोरगुल जैसे एक झूठ था। सहेलियां अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उनकी नजरें सम्मान में झुके विक्रम सिंह, उन्हें शांति से देख रही अनन्या और सफेद पड़ चुके मीरा के चेहरे के बीच घूम रही थीं। वरिष्ठ न्यायाधीश अनन्या शर्मा, यह शब्द हॉल में मौजूद हर किसी के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगे। कुछ देर पहले तक जो एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाली गरीब लेकिन स्वाभिमानी लड़की थी, जिसे मीरा हर तरह से अपमानित कर रही थी, वह भारत की एक जज है और वह भी एक वरिष्ठ न्यायाधीश। सबसे बड़ा सदमा मीरा को लगा था। वह अपने पति और अनन्या को बारी बारी से देख रही थी। उसका मुंह खुला था पर कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसका चेहरा खून की एक बूंद के बिना सफेद पड़ चुका था, जैसे कोई भूत हो। कुछ देर पहले कहे गए उसके सारे ताने और अपमानजनक शब्द नुकीले टुकड़ों की तरह उसके अपने ही दिल में चुभ रहे थे। उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका प्रोसिक्यूटर पति, आज उसी पर एक खंजर बनकर पलट गया था। उठिए प्रोसिक्यूटर साहब, मैं खुद हैरान हूं। अनन्या ने जब विक्रम सिंह को उठने के लिए कहा तो जैसे जमा हुआ वक्त फिर से चलने लगा और उसी पल सहेलियों का रवैया 180 डिग्री बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले तक अनन्या को नजरअंदाज कर रहे थे या मीरा के तानों पर हंस रहे थे, वे अब मधुमक्खियों की तरह अनन्या के चारों ओर इकट्ठा हो गए। हे भगवान, अनन्या तुम जज हो, तुमने बताया क्यों नहीं? वरिष्ठ न्यायाधीश, वाह सच में कमाल है। हमारी बैच में इतनी बड़ी हस्ती है, हमें तुम पर गर्व है। मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। उनकी आवाजों में चिपचिपी चापलूसी और दीनता भरी हुई थी। कुछ देर पहले की छोटी सी कंपनी में काम करने वाली अनन्या और वरिष्ठ न्यायाधीश अनन्या के प्रति उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। अनन्या ने उनके इन दोगले चेहरों को चुपचाप देखा। उन्हें घिन आ रही थी पर उन्होंने जाहिर नहीं किया। यह भी इंसान की नंगी हकीकत का एक हिस्सा था। विक्रम सिंह, जो अपनी पत्नी और उसकी सहेलियों के बीच के तनाव से पूरी तरह अनजान थे, अनन्या की तारीफ करते रहे। डार्लिंग, तुम्हारी दोस्त कोई मामूली जज नहीं है। वरिष्ठ न्यायाधीश अनन्या शर्मा हमारे कानूनी पेशे में सबसे सम्मानित लोगों में से एक हैं। खासकर सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के हक में दिए गए उनके फैसलों के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके फैसले तार्किक होने के साथ साथ इंसानियत की गहरी समझ और गर्मजोशी से भरे होते हैं कि हम प्रोसिक्यूटर भी उनके फैसलों को जरूर पढ़ते हैं। पति की यह तारीफ मीरा के चेहरे को राख में बदलने के लिए आखिरी कील साबित हुई। जिस इंसान को उसने इतना कुचला और अपमानित किया, वह असल में उसके पति के लिए एक महान और पूजनीय व्यक्ति थी। यह बात आज सबके सामने साबित हो गई थी। अरे हाँ, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की एक सेमिनार में मैंने मैडम का भाषण सुना था। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं तब आपसे मिलना चाहता था, पर आपके चारों ओर इतनी भीड़ थी। विक्रम सिंह के शुद्ध सम्मान से भरे शब्द मीरा के सीने में और भी गहरे घाव कर गए। उसने सोचा, काश वह इसी जगह पर बेहोश होकर गिर जाती। सब कुछ खत्म हो गया था। उसका बनाया हुआ आलीशान महल, एक प्रोसिक्यूटर की पत्नी होने का उसका घमंड, सब चकनाचूर हो गया था। मीरा में अब और खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। वह लड़खड़ाते हुए अनन्या के पास गई। उसका सिर झुका हुआ था और कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। अनन्या, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई भी नहीं दे रही थी। मुझे सच में माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम जज हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। यह सच्चे पश्चाताप से निकली माफी नहीं थी। यह अपने रुतबे और इज्जत को बचाने के लिए एक दयनीय आत्मसमर्पण था। वह अब भी जज अनन्या शर्मा से माफी मांग रही थी, न कि अपनी गरीब दोस्त अनन्या से। अनन्या ने टूटी हुई मीरा को चुपचाप देखा। जीत की खुशी से ज्यादा उनके मन में एक गहरी दया और कड़वाहट भर गई। यह दयनीय रूप उस रानी का अंत था जिसने कभी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समझकर उन्हें सताया था। मीरा, अनन्या ने धीरे से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में न तो नफरत थी, न मजाक और न ही विजेता का घमंड। उसमें सिर्फ शांत और ठोस सच्चाई का वजन था। तुम्हें मुझसे इसलिए माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि मैं एक जज हूं। अगर मैं जज नहीं होती, एक साधारण कंपनी में ही काम कर रही होती, तब भी तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। बल्कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, किसी के भी साथ नहीं। अनन्या ने मीरा से नजरें हटाकर बाकी सहेलियों की ओर देखा जो उनकी बातें सुन रही थीं।
किसी इंसान की कीमत उसके पद या उसकी दौलत से तय नहीं होती। उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि वह किस दिल से दुनिया में जीता है और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। असली ताकत यह साबित करने में नहीं है कि मैं तुम सबसे ऊंचे पद पर हूं। असली ताकत यह है कि किसी भी हाल में इंसानियत की गरिमा को न खोया जाए। अनन्या के शब्द वहां मौजूद हर किसी के दिल में एक शांत घंटी की तरह बजे। उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन उनका तरीका किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा शालीन और शक्तिशाली था। अनन्या ने जैसे कुछ हुआ ही न हो अपनी जगह पर आकर बची हुई मिठाई खाई। फिर वे धीरे से उठीं और रियूनियन कमेटी के सदस्यों से कहा, आज बहुत अच्छा लगा, मैं अब चलती हूं। विक्रम सिंह तुरंत उनके पास आए और बोले, मैडम, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। वे किसी बहुत बड़े मेहमान की तरह सम्मान के साथ अनन्या को बाहर तक छोड़ने गए। जब तक अनन्या हॉल से बाहर नहीं निकल गईं, वे दरवाजा पकड़कर खड़े रहे। यह दृश्य कुछ देर पहले हुए सारे घटनाक्रम का एक प्रतीकात्मक सारांश था। अनन्या ने किसी को भी घमंड भरी नजर से नहीं देखा और शालीनता से शांत कदमों के साथ हॉल से बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद हॉल में एक असहज और भारी खामोशी छा गई। पति द्वारा भी नजरअंदाज की गई। अकेली खड़ी मीरा का दयनीय रूप और अपनी असलियत सामने आने पर शर्मिंदा सहेलियों के चेहरे उस जगह को भर रहे थे। 30 साल बाद की यह रियूनियन पार्टी एक क्रूर और नाटकीय कहानी की तरह अपने अंजाम पर पहुंची। अंतिम अध्याय। बर्फ का फूल आखिरकार खिल गया। घर लौटते हुए गाड़ी में अनन्या ने एक अजीब सा हल्कापन महसूस किया। यह किसी जबरदस्त बदले की भावना से नहीं आ रहा था। यह एक शांतिपूर्ण मुक्ति का एहसास था, जैसे उन्होंने बरसों से अपने ऊपर लदे अतीत के भारी बोझ को आखिरकार उतार फेंका हो। आज की रियूनियन में उनकी सबसे बड़ी जीत मीरा का आत्मसमर्पण या सहेलियों की चापलूसी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उन्होंने किसी भी परिस्थिति में न डगमगाने वाले अपने स्व को पहचान लिया था। मीरा के अपमान के सामने अपने गुस्से को काबू करने और अपने सिद्धांतों को कह पाने की हिम्मत, वरिष्ठ न्यायाधीश होने की सच्चाई सामने आने के बाद भी घमंड न करने और अंत तक अपनी गरिमा बनाए रखने वाला मन, यही वह असली ताकत थी जो 30 साल के समय ने उन्हें तोहफे में दी थी। उन्होंने महसूस किया, असली जीत दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि अपने जख्मी अतीत को प्यार से सहलाने में, अपने वर्तमान को वैसे ही स्वीकार करने में और दूसरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने में है। खिड़की से गुजरता हुआ दिल्ली का रात का नज़ारा आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। जैसे 30 साल की कड़ाके की सर्दी को झेलकर आखिरकार एक बर्फ का फूल खिल गया हो, वैसे ही अनन्या के मन में भी देर से ही सही एक सुंदर फूल खिल उठा था। उस फूल का नाम था आत्म सम्मान, खुद का सम्मान करने और खुद से प्यार करने का भाव। अनन्या को यकीन था, जब तक यह भाव उनके साथ है, भविष्य में कोई भी चुनौती उन्हें हिला नहीं सकती। उनके होठों पर एक शांत और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। यह दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत मुस्कान थी।